हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला के सेकेंड वीडियो पर है, जिसमें हम यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान में भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो भाषा विज्ञान में भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर बांटा गया है 2 भागों में। ध्वनि परिवर्तन विशेषकर कंठ ध्वनि के तालव्यीकरण के आधार पर 1890 में अगस्त श्लाइचर और बाद में अस्कोली ने भारतीय परिवार को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया, जिसका नाम है शतम और केंतुम। शतम में वो भाषाएं आती हैं जिसमें क ध्वनि जो है वो श या स में बदल गई, जैसे संस्कृत, शतम, रूसी। और केंतुम में क ध्वनि सुरक्षित रही, जैसे लैटिन और ग्रीक। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा केतु वर्ग की नहीं है। जर्मनिक, ग्रीक, इटैलिक और इलीरियन। तो इनमें से जो भाषा केतुम वर्ग की नहीं है वो है इलीरियन। इलीरियन भाषा जो है वो शतम वर्ग के अंतर्गत आती है, ना कि केंतुम के। केंतुम वर्ग मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य यूरोप की भाषाओं का समूह है। केंतुम वर्ग की भाषाओं में आती हैं लैटिन, जिसको इटैलिक बोलते हैं, ग्रीक, जर्मनिक, जिसको टेटोनिक बोलते हैं, केल्टिक, तोखारी और हत्ती, जिसको हिट्टाइट भी बोला जाता है। याद रखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि तोखारी जो है वो एशिया में होने के बावजूद केंतुम वर्ग की भाषा है, जो कि एक अपवाद है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार के शतम वर्ग की भाषा नहीं है। ऑप्शन है आर्मीनियन, तोखारी, भारतीय ईरानी या बाल्टिक स्लाव। तो इनमें से जो भाषा भारतीय परिवार के शतम वर्ग की नहीं है वो है तोखारी। पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि तोखारी चीनी तुर्किस्तान के क्षेत्र में बोली जाती थी, पर ध्वनि विशेषताओं के कारण इसको केंतुम वर्ग में रखा गया। शतम वर्ग की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें आती है भारतीय ईरानी, जिसको आर्य बोला जाता है, बाल्टो, साल्विक, आर्मीनियन और अल्बानियन। भारतीय ईरानी शाखा से आगे चलकर भारतीय आर्य भाषा बनी, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी भाषा का विकास हुआ। अगला सवाल है, इनमें से किसने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय शब्द से मानी है। ऑप्शन से जगदीश कश्यप, विधुशेखर भट्टाचार्य, उदय नारायण तिवारी या भिक्षु सिद्धार्थ। तो इनमें से जिसने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय शब्द से मानी है वो है विधुशेखर भट्टाचार्य। पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। विधुशेखर भट्टाचार्य का मानना है कि पाली शब्द जो है वो संस्कृत के पर्याय शब्द से विकसित हुआ, पज्जाय, फिर पलियाय और लास्ट में बना वो पाली। मैक्स वेलिसर मानते हैं कि पाटलिपुत्र की भाषा की व्युत्पत्ति है, इसलिए इसको पाली बोला गया। और जगदीश कश्यप का कहना है कि वो पंक्ति बनी, पंक्ति से पत्ती बनी, पत्ती से पल्ली बनी और उससे बना पाली। और भिक्षु सिद्धार्थ जो है वो पाठ शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। तो विधुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की उत्पत्ति पर्याय से मानते हैं, मैक्स वेलेसर पाटली से, जगदीश कश्यप पंक्ति से और भिक्षु सिद्धार्थ पाठ से। अगला सवाल है, कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। 8, 10, 41 या 43। तो कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में स्वर की संख्या है 8। पाली के सबसे प्राचीन व्याकरण कच्चायन व्याकरण के अनुसार पाली में कुल वर्णों की संख्या 41 है, जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन है। 8 स्वर में उन्होंने लिया है अ, आ, ई, उ, ए और ओ को। और संस्कृत के री, री, ए और ओ का पाली में अभाव है। अगला सवाल है, मोगल्लान के अनुसार पाली भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 32, 35, 33 या 43। तो मोगल्लान के अनुसार पाली भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। मोगल्लान ने अपने व्याकरण ग्रंथ मोगल्लान व्याकरण में पाली के कुल 43 वर्ण माने हैं, जिसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन है। कच्चायन ने 41 वर्ण माने हैं, जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन है। और मोगल्लान ने 10 स्वर और 33 व्यंजन माना है। उन्होंने ए और ओ के ह्रस्व रूपों को भी अलग से स्वर माना है। अगला सवाल है, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन क्या है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग किया जाता है। या भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो जो असत्य कथन है वो है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये असत्य क्यों है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मागधी अपभ्रंश से, ना कि अर्धमागधी। अर्धमागधी से है जो वो पूर्वी हिंदी, जिसमें ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, इनका विकास हुआ है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की एक उपबोली है और इसके बोलने वालों की संख्या हिंदी की बोलियों में सबसे अधिक है। कैथी लिपि जो है ये भोजपुरी की पुरानी और पारंपरिक लिपि रही है।
अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है मेवाती। राजस्थानी हिंदी का वर्गीकरण करते समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बोली को माना जाता है मेवाती, जो मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर में आती है। पश्चिमी राजस्थान की बोली आती है मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थान की है मालवी और पूर्वी राजस्थान जो जयपुर क्षेत्र में आता है वो है ढूंढाड़ी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता? जयपुरी, झाड़शाही, अहिरवाटी या काईकुई? तो ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली तो जाना जाता है पर नहीं जाना जाता है अहिरवाटी नाम से। अहिरवाटी जो है वो मेवात की उपबोली है जो राठी और मेवाती क्षेत्र में आते हैं। इसको ढूंढाड़ी नहीं कहा जाता। ढूंढाड़ी को जयपुरी और झाड़शाही के नाम से जाना जाता है। झाड़शाही जो है वो जयपुर रियासत के सिक्कों को कहा जाता था और यहीं से ये नाम पड़ा। और ढूंढाड़ी का जो व्याकरण रूप है छह है की जगह पे छह बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपियों का सही विकास क्रम है? सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, भावमूलक लिपि या ध्वनिमूलक लिपि? तो पूरे को पढ़ने से अच्छा सीधा आंसर बताते हैं कि लिपियों का सही विकास क्रम में सबसे पहले चित्र लिपि आई, फिर सूत्र लिपि आई, फिर प्रतीकात्मक लिपि आई, फिर भावमूलक लिपि आई और लास्ट में आई ध्वनिमूलक लिपि। लेखन कला का विकास जो सबसे पहले चित्रों में हुआ, सबने पहले चित्र बनाए, फिर उसके बाद धागों में गांठें बांधकर संदेश देने वाली सूत्र लिपि आई। उसके बाद आया प्रतीकों का दौर और फिर आई ध्वनि आधारित वर्णमाला विकसित हुई। ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। अक्षरात्मक में देवनागरी आती है और वर्णनात्मक में रोमन आती है। विश्व की प्राचीनतम लिपियों में सुमेरियन किलाक्षर और मिस्र की भावचित्र लिपि प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1957, 83, 93 या 45। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन हुआ था सन 1983 में। ये हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि में एक रूपता लाने के लिए समय समय पर नियम बनाए गए थे और 1983 में इसका मानकीकरण का महत्वपूर्ण प्रकाशन किया गया, जो मानक हिंदी का आज भी आधार है। एक केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को और भारत सरकार के अंतर्गत ये निर्देशालय काम करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य इसका है कि हिंदी का प्रचार प्रसार और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना। अगला सवाल है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या पाली? तो वियोगात्मक भाषा बोला जाता है अपभ्रंश को। भाषा के दो रूप होते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक के में क्या होता है, विभक्ति जो रहती है वो शब्द के साथ जुड़ी रहती है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना रामस्य, तो राम का। और वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है, जिसमें विभक्ति अलग से होती है। जैसे संस्कृत में रामस्य बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं, राम का। संस्कृत संयोगात्मक थी और अपभ्रंश आते आते क्या हो गया, वियोगात्मक होने लगी। तो संयोगात्मक में संस्कृत, पाली और प्राकृत आएंगी और वियोगात्मक में अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हिंदी, मराठी, बांग्ला है, ये सब आएंगी। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन और आधुनिक भाषाओं के बीच की भाषा है। अगला सवाल है, अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि, पतंजलि, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया और उन्होंने कहा कि गौ के बहुत से अपभ्रंश है, जैसे गावी, गोपी, गोपोतली का आदि। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। व्याडी जो है, इन्होंने व्याडी को भी इसका श्रेय कुछ विद्वान देते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से नाम आता है पतंजलि का। दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर आदि की भाषा कहा है। अगला सवाल है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें आता है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। 3 चरणों में इसका विकास हुआ। मध्यकालीन आर्य भाषा का क्रम सबसे पहले पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, फिर आता है प्राकृत जिसमें 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, फिर अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 और अंत में आया हिंदी। तो प्राचीन आर्य भाषा में है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी
हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं। अगला सवाल है, शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा विकसित हुई? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो शौरसेनी अपभ्रंश से जिसका विकास हुआ वो है पश्चिमी हिंदी, जिसमें मथुरा जो है शूरसेन प्रदेश के आसपास की भाषा थी। इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, बंगाली, ओडिया, असमिया आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, ABC से याद रखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आती है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। अगला सवाल है, भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या उपयुक्त सभी। तो भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन के ये सभी कारण हैं, भौगोलिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। दो प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में मुख, सुख और प्रयत्न लाघव है, और बाह्य में भौगोलिक स्थिति, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, विदेशी प्रभाव, ये तीनों के अंतर्गत आते हैं। मुख, सुख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण है, जो जैसे उपाध्याय से ओझा बन जाना, और सादृश्य जो है किसी एक शब्द को देखकर दूसरे का रूप बदलना। अगला सवाल है, हर्बर्ट ग्रिम का नियम किस भाषा में ध्वनि परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शंस है भारतीय आर्य भाषा, जर्मनिक भाषा, ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा। तो हर्बर्ट ग्रिम का नियम जो है वो जर्मनिक भाषा में ध्वनि परिवर्तन से संबंधित है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री याकोब ग्रिम ने 1822 में भारतीय भाषा की मूल ध्वनि और जर्मनिक भाषाओं की ध्वनि के बीच संबंध स्थापित किया, और इसे ग्रिम नियम या प्रथम वर्ण परिवर्तन कहा जाता है। ग्रिम नियम बताता है कि संस्कृत की प ध्वनि जर्मनिक अंग्रेजी में कैसे फ हो गई, जैसे पितृ बना फादर, पद बना फूड। और वर्णन नियम, ग्रासमान नियम, ये भी ध्वनि विज्ञान से संबंधित प्रमुख नियम है। अगला सवाल है, भारोपी परिवार की भाषाओं को सतम और केतुम दो वर्ग में रखने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? A.S. कोहली, ब्रायन ब्रैडके, विलियम जोन्स या मैक्स मुलर? तो भारोपी परिवार की भाषाओं को सतम और केतुम दो वर्गों में रखने का सुझाव दिया A.S. कोहली ने। इतालवी भाषाविद अस्कोली ने 1870 के दशक में सबसे पहले ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषाओं को केंतुम और शतम वर्ग में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। विलियम जोन्स इन्होंने 1786 में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच समानता की घोषणा कर भाषा विज्ञान की नींव रखी, और मैक्स मुलर ने भारोपी परिवार को आर्य परिवार नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद, राधाकृष्ण आचार्य, नरेंद्र देव। तो अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। इस समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसका सुझाव दिया था सावरकर बंधुओं ने, और जो आचार्य नरेंद्र देव की समिति थी, जो 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था, तो उस समिति ने इसे अस्वीकार किया था। 12 खड़ी सावरकर बंधुओं का सुझाव था कि सभी मात्राएं केवल अ पर लगाई जाए, जैसे अ, आ, ई, ऐसा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1953 के लिपि सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय कब से माना जाता है? ऑप्शंस हैं ईसा पूर्व 1ली सदी, ईसा की 8वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी या ईसा की 15वीं सदी। तो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय माना जाता है ईसा की 8वीं सदी से। यहाँ 8वीं सदी के आसपास राष्ट्रकूट राजाओं और अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों के शिलालेखों में मिलने लगता है, और वहाँ इसे नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था। नंदी नागरी जो है देवनागरी का दक्षिण भारतीय रूप है, और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के अभिलेखों में इस लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता था। विजयनगर के राजाओं और दक्षिण के हिंदू शासकों के दान पत्रों और शिलालेखों में इस लिपि का प्रयोग मिलता है। कुटिल लिपि जो है वो गुप्त लिपि का विकसित रूप है, जिससे आगे चलकर नागरी और शारदा लिपियां बनी। शारदा लिपि जो है वो कश्मीर और उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अगला सवाल है, देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? ऑप्शंस हैं ईसा की 8वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 6वीं सदी। तो देवनागरी वर्तमान नागरी बनी थी ईसा की 8वीं सदी में। इतिहासकारों और लिपि वैज्ञानिकों के अनुसार देवनागरी का वर्तमान स्वरूप 8वीं सदी के आसपास स्थिर होना शुरू हुआ। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और गुजरात के जयभट्ट के शिलालेखों में इसका प्राचीनतम रूप मिलता है। 8वीं से 12वीं सदी के बीच प्राचीन नागरी से आधुनिक देवनागरी का पूर्ण रूप से विकास हो गया।
अगला सवाल है, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं या विकसित हुई है? ब्राह्मी, खरोष्टी, कुटिल या देवनागरी? तो भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो है वो निकली हैं ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि को भारत की बहुत सारी लिपियों की जननी कहा जाता है। इससे विकसित हुई लिपियां हैं देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी और यहाँ तक कि दक्षिण भारत की जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है वो भी इसी से विकसित हुई है। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित थी, जिसको गांधार क्षेत्र कहा जाता था। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, ये वैज्ञानिक लिपि है, इसमें स्वर और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है, देवनागरी लिपि में जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है, या ये लिपि अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरती है। तो देवनागरी लिपि के संबंध में जो असत्य कथन है वो है कि ये लिपि अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरती है, क्योंकि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होने के कारण रोमन अंग्रेजी की तुलना में कम जगह घेरती है। जैसे हिंदी के लिए 5 वर्ण HINDI इंग्लिश में ये आता है, बट हिंदी में सिर्फ 2 अक्षर खंड आते हैं। देवनागरी की वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसका उच्चारण स्थान, कंठ, तालव्य आदि के आधार पर वर्गीकृत है। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? 22, 14, 20 या 18? तो देवनागरी लिपि में अभी जो है लिखी जाती हैं 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो प्रमुख भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है या लिखी जाती है। मुख्य रूप से इसमें लिखते हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली। और हाल के वर्षों में संथाली जैसी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने का प्रचलन बढ़ा है, पर उनकी अपनी लिपि है, वो है ओल चिकी। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? ऑप्शंस हैं बांग्ला, हिंदी, संस्कृत या मराठी। तो अभी हमने देखा कि हिंदी, संस्कृत और मराठी ये लिखी जाती है देवनागरी में, पर बांग्ला जो है वो नहीं लिखी जाती। इसकी अपनी अलग लिपि है जिसको बंगाली लिपि या पूर्वी नागरी कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला सवाल है, किसके अनुसार देवनागर से उत्पन्न होने के कारण देवनागरी फिर नागरी कहलाई? ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, आर श्याम शास्त्री, कामता प्रसाद गुरु या हरदेव बाहरी। तो आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवनागर से यहाँ उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा देवनागरी। श्याम शास्त्री का मानना है कि देवताओं की मूर्तियों के प्रतीक चिन्हों को देवनागर कहा जाता था और उन्हीं चिन्हों से वर्ण की उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम पड़ा देवनागरी। और कुछ विद्वान मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मण के द्वारा यूज़ होता था, इसलिए इसको कहा गया नागरी। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि के विकास का क्रम बताना है। तो देवनागरी लिपि के विकास का क्रम है, सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि, फिर आती है गुप्त लिपि, फिर आती है कुटिल और फिर आती है आपकी नागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है प्राचीनतम लिपि है, गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में मिलेगी, कुटिल लिपि 6वीं से 9वीं में और नागरी या देवनागरी 9वीं सदी के बाद से मिलेगी। अगला सवाल है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1955, 56, 57 या 58? तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 7 जून 1955 में। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 21 और सदस्य थे जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला सवाल, विकास क्रम देख लेते हैं कि संसद की राजभाषा समिति के सुझाव सबसे पहले 1959 में आता है, जिसमें पंत समिति की रिपोर्ट आती है। फिर कानूनी शब्दावली के लिए 1961 में राजभाषा विधायी आयोग बनता है। उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम बनता है जो संशोधित होता है 1967 में, और राजभाषा संकल्प लिया जाता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है 1968 में, और राजभाषा नियम बनता है 1976 में, जिसके तहत राज्यों को क, ख और ग श्रेणियों में बांटा गया था। अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था? बाल गंगाधर खेर, गोविंद वल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्ण दास? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो राजभाषा आयोग का गठन किया था वो किया था BG खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। वो पहली राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको खेर आयोग भी कहते थे। गोविंद वल्लभ पंत ने 1957 में गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता की थी।
अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? ऑप्शन है 8, 12, 15 या 19। तो राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल नियम है आपके 12। 1976 का राजभाषा नियम जो है वो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के तहत बनाए गए थे, जिसमें 12 नियम हैं जो नियम तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में लागू होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर भारत के राज्यों को क्षेत्र क हिंदी भाषी, क्षेत्र ख पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जो हिंदी समझ सकते हैं और क्षेत्र ग शेष राज्यों में विभाजित किया गया। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई अध्यक्ष पर आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार करे। राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा या अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा के प्रचार का काम करें। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। इसमें कहा जाता है कि संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी का प्रसार करे ताकि वो भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 350A कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान हो, और 350B जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। अगला सवाल है, भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सा विद्वान आर्य भाषा को हिंदी के अंतर्गत नहीं मानता है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, आचार्य विनोबा भावे, सुनीति कुमार चटर्जी या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भाषा परिवार के अंतर्गत आर्य भाषा को हिंदी के अंतर्गत नहीं मानती हैं सुनीति कुमार चटर्जी। उन्होंने अपनी भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण में हिंदी शब्द के व्यापक प्रयोग की बजाय विशिष्ट प्रांतीय भेदों पर बल दिया है, और आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उनका दृष्टिकोण अन्य विद्वानों से भिन्न रहा है। अगला सवाल है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना या श्याम सुंदर दास। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा है बाबूराम सक्सेना जी की। ये परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने अपनी पुस्तक सामान्य भाषा विज्ञान में भाषा को ध्वनि चिन्हों की एक समष्टि सिस्टम माना है। मंगलदेव शास्त्री का कथन है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 3 मई 1960, 63, 5 मई 1959 या 8 मई 1960। तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन किया गया 3 मई 1960 को। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3 मई 1960 को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना की गई। अगला सवाल है, भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, जो वेदों की भाषा कहलाती है। लौकिक संस्कृत 1000 से 500 में, जो पाणिनि रामायण और महाभारत की भाषा है। पाली आती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। प्राकृत आती है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, जो जैन धर्म की भाषा है। और अपभ्रंश आती है 500 से 1000 ईस्वी, जो आधुनिक भाषाओं की जननी है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके लिए यूजीसी नेट के चैप्टर 1 से ढूंढ कर लाए गए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको अपने एग्ज़ाम के क्लियरेंस में हेल्प करे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो लगे तो आप वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस